Hello, my lovely friends, and welcome back to my this session of English class. In this session, we are going to conclude the chapter about Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के बारे में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी का कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे। इसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जो बहुत ही जरूरी और मुख्य बातें हैं, उनके बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। तो आइए पढ़ते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर महात्मा गांधी। So before we start reading, let's take a quick recap of what we have read in the last session. हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, आइए उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी, इनको हम भारत में बापू या फिर राष्ट्रपिता इन नामों से पुकारते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था पोरबंदर, काठियावाड़ी, गुजरात में है। जो कि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो ये इनकी जो बेसिक माता पिता और पत्नी के बारे में पता चला। इसके बाद हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा कि गांधी जी बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसे रहता है वैसे ही रहते थे, एकदम साधारण मनुष्य की तरह। और हमेशा अपने को जो है उन्होंने जितनी भी तरह की लग्जरीज थी, सुख सुविधा और विलासितापूर्ण जो जीवन था, उससे दूर रखा था उन्होंने। इसके बाद बताया गया कि वो बहुत ही ईमानदार थे बचपन से ही और सत्यवादी थे, सच बोलते हमेशा और ईमानदार थे बचपन से। और उन्होंने एक बार जो है श्रवण कुमार के बारे में कहानी पढ़ी और उससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह जो है अपने माता पिता की सेवा करूंगा। श्रवण कुमार जो है जिनके माता पिता अंधे थे, देख नहीं सकते थे और बहुत ही बूढ़े थे, ओल्ड थे वो। तो इसलिए वो क्या करते थे, श्रवण कुमार उनको जो है बांस की टोकरियों पे जो है अपने साथ लेके घूमते थे, हमेशा बिठा के वो जहां भी जाते। तो ऐसे ही गांधी जी इनकी कहानी से, श्रवण कुमार की कहानी से बहुत ज्यादा जो है डीपली टच्ड हुए और उन्होंने सोचा कि मैं भी इसी तरह से करूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि वे इंग्लैंड गए थे अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त करने, और वहां लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो भारत आए सन 1893 में। अब इसके आगे आइए पढ़ते हैं। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. He led the freedom movement against the British government and started Satyagraha non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement, and Civil Disobedience movement. Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. तो अब जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारतीयों की दशा बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स ने रूल करके रखा था और जो है भारतीयों को बंधक बना के रखा था, मतलब गुलाम थे हम, है ना। आपको पता होगा करीब करीब 100 साल भारत गुलाम था। तो ये सब देख के जो है उनके मन को बहुत ही बुरा लगा, उनको बहुत जो है बुरा प्रतीत हुआ, और इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और अपने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जो है बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी कोशिशें की, और जिसकी वजह से आखिर में भारत आजाद भी हुआ। तो आइए पढ़ते हैं अब इसको। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. तो जब उन्होंने देखा कि उनके जो कंट्रीमैन है, देश के लोग हैं, वो फॉरेन रूल यानी कि जो विदेशियों का जो रूल है उसमें सफर कर रहे हैं, उसमें बहुत उनको जो है पीड़ा हो रही है, बहुत ही दिक्कत में है, तो वो ये सब देख के रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। इसलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन, एंटायर मतलब क्या होता है, संपूर्ण, तो संपूर्ण जीवन जो है गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि उनके उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, और एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इसी के साथ उन्होंने इसमें लगा दिया कि अब अपने जो भारतीय लोग हैं और भारत माता को ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिशर्स से आजाद कराने में, ब्रिटिशर्स का जो चंगुल था, क्लचेस मतलब क्या, जो उनका जो चंगुल था, उनके जो शिकंजे में फंस गया था भारत, तो उससे आजाद करने के लिए उन्होंने इन दो कामों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी पूरी तरीके से। He led the freedom movement against the British government. तो इस तरह उन्होंने कई सारे जो है स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे उनको लीड किया, उनके जो है वो आगाज किया उन्होंने, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे।
ब्रिटिश सरकार के, एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, फिर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक जो मार्च था, ठीक है ना, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारे जो है इस सब के लीडर कौन थे? इस सब के लीडर थे महात्मा गांधी। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो आखिरकार, अल्टीमेटली आखिरकार भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त सन 1947 को। तो ये साल था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। देखिए, आप देख सकते हैं कि दांडी मार्च है, इसमें गांधी जी आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उनके सारे जो जनता है वो चल रही है। इनके हाथ में बैनर भी है दांडी मार्च लिखा हुआ। महात्मा गांधी is known for his principles of non-violence all over the world. He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. He wanted to establish Ram Rajya. By Ram Rajya, he meant the kingdom of God. For him, Ram and Rahim were one and the same deity. For his great contribution to the country, Indians call him the father of the nation or Bapu. He was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse. Since then, 30th January is observed as Martyrs' Day in India. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन जो है अपने देश के लिए समर्पित किया। उनके सिद्धांतों की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। भारत में वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, और इसके साथ ये भी बताया गया कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, हत्या हुई उनकी, और वो दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में महात्मा गांधी को जाना जाता है, उनके जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी क्या, अहिंसा, ठीक है ना। तो अहिंसा के जो सिद्धांत थे उसकी वजह से पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality. वो उन्होंने जो है एक संत की तरह जीवन बिताया। संत महात्मा कैसे होते? एकदम सादा जीवन बिताते हैं, उन्हें किसी चीज से मोह माया नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल से रहते हैं और सबका भला करते हैं। तो वैसे ही संत की तरह उन्होंने जीवन बिताया, और जो है वो किसी भी तरह के इनजस्टिस यानी कि अन्याय और इनइक्वेलिटी यानी कि असमानता जो कि प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि समाज में थी, समाज में जितने भी तरह की जो इनइक्वेलिटी, इनजस्टिस, अन्याय और असमानता थी, वो उन सब के खिलाफ थे, अगेंस्ट यानी खिलाफ। He wanted to establish राम राज्य, वो अपने देश में राम राज्य चाहते थे। बाय राम राज्य ही meant the kingdom of God. राम राज्य से उनका मतलब था कि भगवान का राज्य हो। For him, राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम deity. उनके लिए राम और रहीम एक ही थे और एक ही ईश्वर थे। deity मतलब भगवान। For his great contribution to the country, Indians call him the father of the nation और बापू। तो उन्होंने जो इतना योगदान दिया अपने देश के लिए, कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया अपने देश के लिए, और इस वजह से भारतीय इंडियंस जो है उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता या फिर बापू इस नाम से पुकारते हैं। He was assassinated on 30th January 1948. उनकी हत्या 30 जनवरी सन 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा हुई। Since then, यानी कि तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। भारत में 30 जनवरी को मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने देखा कि महात्मा गांधी के जीवन को बहुत ही शॉर्ट में हमने उनके लाइफ से जुड़ी मेन बातें देखी। उनके जीवन पे तो कई किताबें लिखी हैं, मतलब इतनी किताबें हैं कि कहने को नहीं है। तो उनका जीवन इतना महान था कि हमें उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। आइए देखते हैं अब इस चैप्टर में हमने कौन से न्यू वर्ड्स पढ़े आज। तो फर्स्ट वर्ड देखिए हमारा है डिवोटेड। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिवोटेड यानी कि समर्पित होना। सेकेंड वर्ड है एंटायर, एंटायर मतलब संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का अर्थ है उत्थान। क्लचेस का मतलब है शिकंजा। बैम्बू योक, इसका मतलब है बांस से जुड़ा, बांस से जुड़ी हुई टोकरियां थी दो, जिसमें जो है उन्होंने अपने माता पिता को रखा था। लग्जरीज का मतलब है विलासिता पूर्ण। ऑब्टेन, प्राप्त करना।
मूवमेंट आंदोलन, अल्टीमेटली यानी आखिरकार, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वालिटी असमानता, डेटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, और लास्ट वर्ड है असैसिनेटेड, जिसका की मतलब है राजनीतिक हत्या। तो इस तरह से हमने जो मेन हमारे जो वर्ड्स थे, डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, और उसके मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन देखा। जिस तरह से मैं प्रोनाउंस करती हूँ तो वैसे ही आप भी प्रोनाउंसिएशन इसका सीखिए। तो आइए देखते हैं अब इसका जो है एक्सरसाइज पार्ट में अभी कौन सी एक्सरसाइज बाकी है उसको भी आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर। देयर आर सम वर्ड्स रिटन हियर एंड वी विल सी द अपोजिट्स ऑफ दैट वर्ड्स। अपोजिट्स इन वर्ड्स के क्या है वो हम देखते हैं आज। फर्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और इसका अपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। पुअर रिच यानी गरीब अमीर। जस्टिस इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जो न्याय होता है। इनजस्टिस यानी अन्याय। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। सम अपोजिट्स आर रिटन हियर, वर्ड्स आर रिटन हियर एंड वी विल सी द अपोजिट्स ऑफ दैट वर्ड्स। अपोजिट्स यानी कि विलोम शब्द हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। देन द वर्ड इज पुअर एंड रिच। पुअर का अपोजिट रिच। पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर। जस्टिस इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, इनजस्टिस यानी अन्याय। इसी तरह से हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी खुशी और अनहैप्पीनेस यानी दुख। काइंड अनकाइंड। काइंड यानी दयालु, अनकाइंड यानी जो दयालु नहीं होगा। इक्वल अनइक्वल। इक्वल यानी समान, अनइक्वल यानी असमान। इसी तरह से डार्क लाइट। डार्क यानी कि गहरा, गाढ़ा, और लाइट यानी कि हल्का। और नेसेसरी अननेसेसरी। नेसेसरी यानी कि जो जरूरी होता है, जिसके बिना नहीं हो सकता, और अननेसेसरी यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है, दैट इज अननेसेसरी। अब देखिए बच्चों, इन सारे जो वर्ड्स हैं और इसके अपोजिट से इसके मीनिंग मैंने बताया। आपने देखा कि कुछ कुछ इसमें जो वर्ड्स है हमने खाली क्या किया उसमें, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस लगा दिया, डिसऑनेस्ट। यहाँ पे हमने इन लगा दिया, यहाँ अन लग गया है ना, और यहाँ भी अन है। तो ये जो हमारा कोई वर्ड के पहले हम कुछ एक जो छोटा सा वर्ड कुछ लगा देते हैं, वर्ड नहीं एक्चुअली, तो इनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। किसी वर्ड के पहले जब कुछ लगता है तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ऑल दीज आर प्रीफिक्सेस। अगर किसी वर्ड के बाद में अगर कुछ इस तरह का लगे तो वो कहलाता है सफिक्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, वो सफिक्स पे आधारित है। देखिए, मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया है जिसको हम रूट वर्ड कह सकते हैं, इसमें सफिक्स ऐड करेंगे, एक न्यू वर्ड बनेगा। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि ये प्रीफिक्स क्या थे, अब हम देखेंगे कि सफिक्स क्या है। यहाँ डायरेक्टली मैंने आंसर दिए हुए हैं, मैच करने की जरूरत हमें नहीं है ना। आप बुक में देख सकते हो किस तरह से एक्सरसाइज है। फर्स्ट वर्ड है ट्रूथ, सफिक्स है फुल, तो ट्रूथफुल। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड। रेस्टलेस, रेस्टलेस। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो गया, एंड किंगडम। तो ये सारे जितने भी थे ये सफिक्स हैं हमारे। फुल, हुड, लेस, मेंट, डम, ऑल दीज आर सफिक्सेस। और ये हमारे रूट वर्ड्स थे जिसमें कि हमने ये सफिक्स ऐड किया तो इस तरह से लग गया। तो ये न्यू वर्ड्स इस तरह से बने हमारे। अब देखिए सेकंड है हमारा यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस, राइट द सुटेबल यस और नो आंसर बिलो देम। तो अगेन इफ यू विल सी योर बुक यू विल फाइंड अ टेबल इन दैट। ठीक है ना, बुक में आप देखेंगे तो आपको एक टेबल सी बनी हुई दिखेगी। उसी का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, एंड देन उसके यस और नो में अप्रोप्रिएट आंसर्स भी लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डज अ बर्ड फ्लाई। तो क्या एक बर्ड यानी कि पक्षी उड़ता है? तो हाँ उड़ता है, यस इट डज। डज था तो हमने यहाँ पे यस करके इट डज लिख दिया। डज अ कैट फ्लाई, क्या एक बिल्ली उड़ती है? तो नो, अ कैट डज नॉट फ्लाई, तो नो इट डजंट। ठीक है ना, हमने इसमें एकदम शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं। और इसका लॉन्ग में आंसर क्या हो सकता है कि नो अ कैट डजंट फ्लाई, डज नॉट फ्लाई। बट इसमें हमने बिल्कुल शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं, जिस तरह से हमारे जो है टेबल में आप अगर बुक में देखोगे तो उसमें इसी तरह से आंसर लिखने हैं। देन है डू बर्ड्स फ्लाई, यस दे डू। अब यहाँ पे आपने एक फर्क देखा कि डज था, यहाँ डू, ऐसा क्यों हुआ?
आप भी सोच रहे होगे कि यहाँ पे डज है तो यहाँ पे डज क्यों नहीं, डज बर्ड्स फ्लाई ऐसा क्यों नहीं लिखा है, या फिर यहाँ पे डू अ कैट फ्लाई क्यों नहीं लिखा है। तो उसके पीछे एक वजह है बेटा। डज हम कहाँ लगाते हैं, जहां भी सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पे डज का यूज होता है। देखिए डज बर्ड, बर्ड है यहाँ पे, बर्ड्स नहीं है। अगर यहाँ पे बर्ड्स होता तो यहाँ पे भी डू लग जाता, डू बर्ड्स फ्लाई। ओके, जैसे कि डू बर्ड्स फ्लाई, देखिए आ गया ना यहाँ पे। अब ऐसे ही डज अ कैट फ्लाई, अगर यहाँ पे कैट्स होता तो डू कैट्स फ्लाई, इस तरह से होता। तो ये डू और डज के बीच में फर्क है। डू जो है वो प्लूरल में लगता है, डज जो है वो सिंगुलर में लगता है। तो ऐसे ही डू बर्ड्स फ्लाई, यस दे डू। डू कैट्स फ्लाई, नो दे डोंट। ठीक है ना, डोंट और ये इस तरह की जो चीजें, इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट। डज अ फ्रॉग फ्लाई, क्या एक फ्रॉग उड़ता है। फ्रॉग क्या होता है, मेंढक, मेंढक उड़ता है क्या, नो इट डजंट। डू फ्रॉग्स फ्लाई, नो दे डोंट। तो आपको डू और डस के बीच का जो फर्क है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सिंगुलर प्लूरल का फर्क है, जहां पे एस है तो वो प्लूरल है, फ्रॉग्स कैट्स, तो वहां पे हमने क्या लगाया है, डू लगाया है। तो इस तरह से आज इसके मतलब इस जो एक्सरसाइज को अभी हमने किया, इसके बहाने से आपने डू डस के बीच में फर्क भी समझ लिया, क्वेश्चंस कैसे बनाने ये भी समझ लिया, और इसके यस और नो के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी आपको समझ में आ गया। बच्चों ये चैप्टर जो है महात्मा गांधी के बारे में था, और इनकी जीवनी को हमने बहुत ही शॉर्ट में, जो बिल्कुल मेन मेन बातें थी वो अच्छे से समझ ली हैं। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप फिर से जो है रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके फिर से लगा सकते हैं, ये सुविधा आपके पास है। प्रीफिक्स सफिक्स आज मैंने आपको बताया, उसके बारे में फिर से देखिए और समझिए कि क्या फर्क है दोनों में। ये सब बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं, आगे जाके भी आपको काम आएंगे। सो हमारा ये सेशन यहाँ पे फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।